सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की जो कुंडली है वो भी ज्योतिष आधारित है। और आज का विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि गोचर का कुंडली में क्या महत्व है। हम जब फलादेश करते हैं तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लग्न कुंडली देखते हैं, नवमांश देखते हैं, है ना, चंद्र कुंडली देखते हैं। इसी तरह से फलादेश को पूर्ण करने के लिए ये नंबर आप चार्ट देखते हैं, D1 चार्ट, D4, D10, D9, D12, बहुत सारे चार्ट देखते हैं। उसमें गोचर का भी अपना महत्व है। गोचर का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो ग्रह हैं वो तात्कालिक रूप से कहाँ पे चल रहे हैं। ग्रह एक जगह तो है नहीं, ग्रह लगातार क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में आपके गोचर का आपके फलादेश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनली जब आप फाइनल एकदम रिजल्ट देने लगते हैं तो बिना गोचर देखे अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि फलकथन पूरी तरह से सत्य नहीं हो पाएगा। अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए आपको माइक्रो एनालिसिस की जरूरत, मैं कई बार कहता हूं कि एट ए ग्लांस देखने से नहीं काम चलेगा। तो गोचर का भी महत्व है। अब गोचर में प्रत्येक ग्रह किस राशि में कितने दिन रहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा तो बहुत ही कम समय के लिए, तो गोचर में चंद्रमा का कोई बहुत अगर खराब जगह भी है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो 1.25 दिन 2.5 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर बदल जाते हैं। जो मेनली ग्रह ज़्यादा दिन तक रह रहे हैं उनके लिए शनि है, राहु है और गुरु। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो ट्रांजिशन फेज में एक ग्रह से दूसरे, एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए उनको एक बड़ा समय चाहिए। शनि 2.5 साल में, राहु 1.5 साल में और गुरु 1 साल में, मंगल आपके करीब 1.25 महीने में, 40 दिन में। इसी तरह से बाकी ग्रह भी अमूमन 1 महीने से 1.5 महीने में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो गोचर में आप जरूर से देखें। मेरा ये कहना है कि लग्न कुंडली पहले देखें, फिर तुरंत इमीडिएट नवमांश देखें, फिर चंद्र देखें, फिर अपने क्वेश्चंस के लिए नवमांश है, दशमांश है, आपका D7 चार्ट है, सुख के लिए D4 चार्ट है ना। इन चार्टों को भी देखें। D12 चार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन चार्टों को आप देखें और तब कंक्लूसिव रिजल्ट सारा कुछ लिखने के बाद एक तरह से होमवर्क करें, और होमवर्क करने के बाद फल कथन को आप करें। अब गोचर में जैसे राहु मान लीजिए है एक एग्जाम्पल से, कि राहु मैंने देखा है कि गोचर में अगर वो 8वें भाव में है तो निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट से लेकर मानसिक कष्ट तक आपको दे रहे हैं। इसी तरह से गुरु या कोई भी ग्रह जब 8वें ग्रह से ट्रांजिट कर रहे हैं, अमूमन शुक्र को छोड़ के, और बहुत हद तक बुध को भी बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ज़्यादातर ग्रहों में अगर वो ट्रांजिट कर रहे हैं अर्थ हाउस से तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार से जब आपको गोचर की स्थिति भी पता चल जाए तो रेमेडीज में भी गोचर को महत्व दीजिए। जो रेमेडीज पूजा के थ्रू हैं, स्टोन के थ्रू हैं, उनमें भी आप गोचर को स्थान दीजिए। केवल लग्न कुंडली से रेमेडीज मत करिए। रेमेडीज में भी सारी कुंडलियों के कंक्लूसिव रिजल्ट को जरूर देखिए। मेरा ये कहना, बहुत बार आता है कि नहीं केवल लग्न कुंडली से ही आप देखें, तो मेरा नहीं मानना। मैंने जो अनुभव किया है कि सारी कुंडलियों को देखने के बाद जो आप कंक्लूजन देते हैं उस आधार पर रेमेडीज आप बताइए। पर्टिकुलर स्टोन के बारे में,
स्टोन के बारे में आपको बहुत ही सतर्क रहना है। अगर स्टोन का चुनाव आप गलत करते हैं तो रिजल्ट एकदम अपोजिट हो जाएगा। जब आप नहीं पहने तो बल्कि न्यूट्रल है, उतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं गलत स्टोन पहन लिया है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो गोचर को भी अपने रेमेडीज में स्थान दीजिए। राशि चंद्रमा से हम लोग देखते हैं, इसलिए चंद्र कुंडली का वेरी बहुत महत्व है। ऐसे गोचर में भी मेरा मानना है कि आप चंद्र कुंडली से गोचर को देखिए। जो चंद्र की पोजीशन है गणना में, गोचर को स्थान चंद्रमा के अनुसार। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, आपको तुरंत आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, और उसके हिसाब से चार्ट देख के आप फलादेश में उसको स्थान दीजिए। फलादेश जो जनरलाइज लिखा उसको मत आप यूज करिए, है ना, क्योंकि वो तो लाखों आदमी का एक ही फलादेश वो दे रहे हैं। आपको फलादेश में मैन टू मैन वेरी कर रहा है, क्योंकि मैन टू मैन ग्रह की पोजीशन, ग्रह की डिग्री, ग्रह का बहुत सारी चीज़ें बदल रही। तो मेरा ये मानना है कि जनरलाइज मत करिए, आप मैन टू मैन जो है वो फलादेश को माइक्रो एनालिसिस करिए और तब फिर बताइए। और जो चीज़ें इन जनरल वो गोचर में भी वही हैं कि अगर कोई ग्रह 11th हाउस से राहु ट्रांजिट कर रहा है या कोई भी ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तो लाभ देगा ही। मंगल अगर 8वें घर में है गोचर में तो निश्चित रूप से कष्ट देगा ही देगा। 12th हाउस में भी अगर है तो शारीरिक कष्ट आपको होगा ही होगा। शुक्र आपके ट्रांजिट 2nd हाउस से कर रहे हैं तो आपको धन का लाभ होगा ही होगा। 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो लाभ होगा ही होगा। 10th हाउस में अगर आपके बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से नौकरी में इन सब चीज़ों में फायदा होगा ही। तो एक नज़र आप गोचर में ट्रांजिट जो ग्रह कर रहे हैं उनको देख लीजिए। लग्न को पहले देखिए, मोटा मोटा हिसाब बना लीजिए, फिर चंद्र को देखिए, उसमें रिफाइंड करते जाइए। नवमांश को देखिए, कुछ अगर लगता है तो चेंज करिए। वर्गोत्तम ग्रहों को देख लीजिए, फिर उसके बाद ग्रहों की पावर को देख लीजिए, है ना, और फिर अंत में फलादेश करने के जस्ट पहले गोचर को आप देखिए। जब गोचर को आप देख लेंगे तब एक कंक्लूजन, एक कैप्सूल टाइप का बनाएंगे और फिर आप फलादेश बताएंगे। टेक्स टाइम, एट ए ग्लांस नेवर। कोई भी आपसे कुछ पूछने आता है तो आप उसको बोल दीजिए कि अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, भाई रुको, मैं अध्ययन कर लूँगा, आधा घंटा देख लूँगा, 1-2 बार देख लूँगा, कोई दृष्टि छूटने न पाए, तब मैं तुम्हें बताऊँगा फलादेश। रेमेडीज बताने के लिए तो खास करके टाइम लीजिए, एट ए ग्लांस मत बोलिए, है ना। जैसे टीवी में आता है, जो ही आपको डेट प्लेस टाइम डाला बस 5 मिनट में आपको निपटा दिया। नो, ये आपको कतई नहीं अच्छा होने वाला। आप केवल ये देख के कि अरे भाई टीवी में आ रहा है, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छा बता देंगे, नेवर। मेरा अनुभव कहता है कि मैं बनारस में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी से मिला हूँ जिनका मेला लगा हुआ है, एंड द प्रेडिक्शन इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि दे हैव नो टाइम। टाइम नहीं होने के चलते आपके एनालिसिस अच्छी नहीं कर पा रहे, एट ए ग्लांस कुछ बता दे रहे हैं और आप चूंकि उनकी भीड़ है तो आप उस भीड़ में पहुंच रहे हैं, भीड़ तंत्र में आप चले जा रहे हैं। तो एनालिसिस करने के लिए निश्चित रूप से, जैसे किसी कोचिंग में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी सब घर लौट के जा रहे हैं। सेम थिंग इज हियर। आपको छोटी कोचिंगों में ऐसे लोगों के साथ अपनी एनालिसिस करानी चाहिए जो बहुत प्रोफेशनल नहीं हो, जो आपको समय दे सके। समय अगर आपको दे सकें, आपसे डिस्कस कर सकें, ऐसे लोगों से ही एनालिसिस करवाइए। और मैं निश्चित रूप से इस भले काम में आपकी मदद करूंगा, टाइम लेके करूंगा। नंबर मेरा 9412012236। मेल मेरा कमल SRVSTV06@gmail.com। आप भेज सकते हैं। क्या क्या भेजना है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड नेम। इतना चीज़ भेजने के बाद 1-8 दिन लगेगा, मुझे समय लगता है क्योंकि मेरे पास और भी काम रहते हैं। तो जो ही मैं
कर लूँगा अच्छे से तभी बताऊँगा, क्योंकि मैं गॉड फियरिंग हूँ, पक्का जानिए, और आपको भी होना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसको मैं झूठ का व्यापार नहीं करता। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जीवन में मैंने झूठ बोला ही नहीं है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं झूठ का व्यापार नहीं करता, और भगवान की दया से मेरा पेशा भी ऐसा रहा जिसमें मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो आपको भी मैं चाहूँगा कि अपने नैतिक के जीवन में झूठ से जितना बच सकें उतना अच्छा आपके लिए है ना, उतना सुखद आपके लिए है। एक नैतिक शिक्षा भी मैं 2 मिनट के लिए क्लास में भी देता हूँ, अपने वीडियो में भी कभी कभी 1-2 मिनट में कुंडली से हट के बात करता हूँ, क्योंकि सारी कुंडली और सारी चीज़ें कभी नहीं फलित हो सकती। जब आपका आचरण खराब होगा तो कोई ग्रह भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ग्रह भी तभी मदद करेगा जब आचरण अच्छा होगा, आचरण नीयत अच्छी होगी तो ग्रह भी मदद करेगा, अदरवाइज ग्रह भी मदद नहीं करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगे तो आप इसको पूरा देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि कमेंट मुझे अच्छा लगता है। कमेंट आप लिखिए, एनालिसिस करके लिखिए। जो कमी हो, बहुत बार अच्छा लगता है कि कमी भी कुछ लोग लिखते हैं कि सर, वो भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसको एज ए क्रिटिक उनको मानता हूँ, और सबसे बड़ा सुधरने का साधन है क्रिटिक। जैसे शिक्षक के लिए सबसे बड़ा क्रिटिक उसका छात्र है, ऐसे ही ज्योतिष में अगर आप मेरे इस कमेंट को देते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, और मैं ज़रूर उसमें अपने को चेंज करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और पुनः एक बार पूरी वीडियो सुनिएगा, शेयर करिएगा लोगों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।